हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए देखते हैं आज ज्योग्राफी का क्यूज। प्रीवियस क्यूज देखेंगे तो जो हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलता रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। कुछ क्वेश्चन यहाँ पे है कि भारत के निम्नलिखित, ये क्वेश्चन जो है 2014 और 15 का होना चाहिए। ठीक है, ये तो एक सेट पीछे चल रहा है, एक दिन छूट गया था। भारत के निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। भद्राचलम, चंदेरी, कांचीपुरम, करनाल में से कौन से पारंपरिक साड़ी या वस्त्र उत्पादन के लिए सुविख्यात है? तो जैसा कि इसका आंसर यूपीएससी ने चंदेरी और कांचीपुरम को दिया, ये दोनों वस्त्र उत्पादक जगह है। ठीक है, भद्राचलम तो हिंदू तीर्थ स्थान है, ये आंध्र प्रदेश में शायद पढ़ना चाहिए। करनाल ये हरियाणा का स्थान है जो कृषि अनुसंधान क्षेत्र या फिर वैज्ञानिक अनुसंधान से रिलेटेड जगह मिली है। तो 2 और 3 जो है बस से रिलेटेड है। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। भैया कि चंदेरी मध्य प्रदेश, अच्छा चंदेरी ये कहाँ है, हमने तो बोला भी नहीं था। तो चंदेरी मध्य प्रदेश का, चंदेरी अपनी उत्कृष्ट चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है जो रेशम और कपास के मिश्रण से बनी होती है और अपनी हल्की बनावट और जरी के काम के लिए जानी जाती है। फिर है कांचीपुरम, तमिलनाडु का कांचीपुरम अपनी शानदार कांजीवरम साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है जो अपने समृद्ध रेशम, जटिल बुनाई और जीवंत रंगों के लिए जानी जाती है। फिर भद्राचलम, तो भद्राचलम तेलंगाना का एक, अच्छा तो बढ़ गया ना, क्योंकि 2017 में बढ़ गया तो 2015-14 का क्वेश्चन। तो तेलंगाना का भद्राचलम मुख्य रूप से एक हिंदू तीर्थ स्थल है और यह साड़ी उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नहीं है। फिर है करनाल, हरियाणा का करनाल मुख्य रूप से अपने कृषि उत्पादों और वैज्ञानिक अनुसंधानों के लिए क्या है, जाना जाता है, साड़ी उत्पादन के लिए नहीं। कह रहा है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो इस क्वेश्चन को फिलहाल हमने छोड़ दिया है। ठीक है, इसका डेटा हमें मिल नहीं रहा था, इसको कभी बाद में देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है क्योंकि शायद कुछ नामकरण में चेंजेस हुआ है, एनएच का नाम है उसके अनुसार। कह रहा उष्णकटिबंधीय छांसों में दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में चक्रवात उत्पन्न नहीं होता है, इसका क्या कारण है? तो इसका आंसर यूपीएससी ने क्या रखा है, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसारी क्षेत्र यानी इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन विरले ही होता है, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं ITCZ। यहाँ से तो नहीं जाएगा। तो आखिर क्या है इसको देखते हैं। कह दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्व प्रशांत क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की दुर्बलता का मुख्य कारण अंतः उष्णकटिबंधीय विसारी क्षेत्र की कमजोरी गतिविधि है। ITCZ वह क्षेत्र है जहां उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के लिए व्यापारिक हवाएं मिलती है। यह क्षेत्र अस्थिर वायुमंडलीय परिस्थितियों, भारी वर्षा और गरज के साथ जुड़े कम दबाव के क्षेत्र की विशेषता है। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के विकास के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित और सक्रिय ITCZ का होना आवश्यक है। प्रारंभिक विक्षोभ, ITCZ चक्रवातों के गठन के लिए आवश्यक प्रारंभिक विक्षोभ या गड़बड़ी प्रदान करता है। यह विसरण और ऊपर की ओर गति को बढ़ावा देता है जो तूफान के विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाता है और नमी की आपूर्ति कर रहा है। सक्रिय ITCZ उच्च स्तर की ऊर्जा और नमी प्रदान करता है जो चक्रवात को ईंधन देता है। अब दक्षिणी अटलांटिक और दक्षिणी पूर्वी प्रशांत क्षेत्रों में ITCZ आमतौर पर अन्य उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की तुलना में कम सक्रिय और कमजोर होता है। इसके कई कारण हैं जिनमें क्या शामिल है, ठंडी समय, वेनेजुएला धारा जिसको बोलते हैं दक्षिणी अटलांटिक का है ये ठंडी धारा, और हम्बोल्ट धारा दक्षिण पूर्वी प्रशांत जैसे ठंडी समुद्री धाराएं वायुमंडल को स्थिर करती है और नमी की मात्रा को कम करती है, जिससे ITCZ के विकास को बाधा पहुंचती है। फिर वायुमंडलीय स्थिरता, इन क्षेत्रों में वायुमंडलीय की स्थिरता भी ITCZ के विकास को सीमित है क्योंकि ITCZ इन क्षेत्रों में कमजोर है। यह चक्रवातों के विकास के लिए आवश्यक शुरुआती विक्षोभ और अनुकूल वातावरण बनाने में विफल रहता है। फिर समुद्र सतह के तापमान की भूमिका,
तो ऑप्शन में ये भी तक रहा, हालांकि समुद्र सतह का तापमान चक्रवातों के गठन के लिए महत्वपूर्ण है। तो यूपीएससी क्या आंसर इसका क्या दिया था, बी। यूपीएससी के अनुसार इन क्षेत्रों में चक्रवातों की अनुपस्थिति के प्राथमिक कारण कमजोर आईटीसी-जेड है। ठंडी समुद्री धाराएं एसएसटी को कम रखती है और आईटीसी-जेड को कमजोर करने में योगदान करती है। भारत के राज्यों के निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सबसे करता है? तो ये तो इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पूर्व में क्या है? अरुणाचल प्रदेश, और सबसे पश्चिम में अरुणाचल प्रदेश और क्या हो जाएगा? गुजरात, ठीक है। गुजरात हो जाएगा सबसे पश्चिम में। तो ये तो चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक नेशनल पार्क इसीलिए अनूठा है कि वह प्लवमान यानी फ्लोटिंग वनस्पति से युक्त अनूप यानी स्वैप होने के कारण समृद्ध जैव विविधता को बढ़ावा देता है। तो ये यहाँ पे नाम है भितरकनिका नेशनल पार्क, बी है केइवुल लामजाओ नेशनल पार्क, सी है केवलादेव घाना नेशनल पार्क और डी है सुल्तानपुर नेशनल पार्क। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है। केइवुल लामजाओ नेशनल पार्क मणिपुर में स्थित है और यह दुनिया के एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह लोकटक झील का एक अभिन्न हिस्सा है और फुमदी नामक तैरती हुई वनस्पति के लिए प्रसिद्ध है। फुमदी सड़ने वाली वनस्पति मिट्टी और कार्बनिक पदार्थों का एक विषम द्रव्यमान है, इतना घना होता है कि उस पर चला जा सकता है। ये अनूठा पारिस्थितिकी तंत्र कई लुप्त प्राय प्रजातियों का घर है, जिनमें संगाई या मणिपुर भौमिरीगण शामिल है। अब देखेंगे भितरकनिका नेशनल पार्क, तो यह उड़ीसा में स्थित है और मैंग्रोव वनों, खारे पानी के मगरमच्छों और ऑलिव रिडले समुद्री कच्छों के लिए जाना जाता है। केवलादेव घाना नेशनल पार्क यह राजस्थान में स्थित है और यह विभिन्न प्रकार के पक्षियों के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य है। आगे है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, यह हरियाणा में स्थित है और यह प्रवासी पक्षियों के लिए लोकप्रिय गंतव्य है। विषुवतीय प्रतिधाराओं यानी इक्वेटोरियल काउंटर करेंट के पूर्वाभिमुख प्रवाह की व्याख्या किससे होती है? तो ये है आंसर, दो विषुवतीय धाराओं का अभिसरण, ऑप्शन बी, ठीक है। विषुवतीय प्रतिधाराएं पूर्व की ओर बहने वाली सतही धाराएं हैं जो उत्तरी और दक्षिणी विषुवतीय धाराओं के बीच स्थित होती हैं। इन धाराओं के पूर्वाभिमुख प्रवाह का मुख्य कारण दो विषुवतीय धारा का अभिसरण है। विषुवतीय धाराओं का अभिसरण क्या है? तो उत्तरी और दक्षिणी विषुवतीय धाराएं व्यापारिक हवाओं द्वारा पश्चिम की ओर धकेली जाती है। जैसे ही धाराएं पश्चिम की ओर बढ़ती है वे भूमध्य रेखा के पास अभिसरित होती हैं। फिर जल का संचय, इस अभिसरण के कारण भूमध्य रेखा के पास जल का संचय होता है। यह संचित जल गुरुत्वाकर्षण के कारण पूर्व की ओर बहने लगता है, जिससे विषुवतीय प्रतिधारा का निर्माण होता है। फिर पृथ्वी का घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन यानी कोरियोलिसिस प्रभाव भी इन धाराओं को प्रभावित करता है, लेकिन अभिसरण मुख्य चालक बल है, ठीक है। अन्य विकल्प गलत क्यों है? पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूर्णन, पृथ्वी का घूर्णन कोरियोलिस प्रभाव उत्पन्न करता है जो धाराओं की दिशा को प्रभावित करता है, लेकिन यह प्रतिधाराओं के पूर्वाभिमुख प्रवाह का कारण नहीं है, ठीक है। और क्वेश्चन यही था। फिर जल की लवणता में अंतर, लवणता में अंतर घनत्व प्रवणता उत्पन्न कर सकता है और धाराओं को प्रभावित कर सकता है, लेकिन यह विषुवतीय प्रतिधाराओं के पूर्वाभिमुख प्रवाह का कारण नहीं हो सकता है। फिर विषुवत वृत्त के पास प्रशांत मंडल मेखला बेल्ट ऑफ काम का होना है। बेल्ट ऑफ काम यानी डोल्ड्रम्स एक ऐसा क्षेत्र है जहां हवाएं कमजोर होती है, जबकि यह क्षेत्र विषुवतीय धाराओं के विकास में भूमिका निभाता है। यह प्रतिधाराओं के पूर्वाभिमुख प्रवाह का मुख्य कारण नहीं है। आइए देखते हैं निम्नलिखित युग्मों पर विचार करते हैं। तीर्थ स्थान और अवस्थिति, तो श्रीशैलम पहाड़िया, तो श्रीशैलम जो है नल्ला मल्ला पहाड़िया में स्थित है। अंकलेश्वर सतमाला पहाड़ी में नहीं होकर ये बिंद पहाड़ी में है। पुष्कर राजस्थान में पड़ता है, तो यह अरावली रेंज में होगा, ठीक है, अरावली श्रेणी में कह सकते होगा, तो ये भी गलत है। इस प्रकार से पहला श्रीशैलम नल्ला मल्ला पहाड़ी ये कहाँ है, देख लेते हैं ये कहाँ होगा। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर स्थित है और नल्ला मल्ला पहाड़ियों में अवस्थित है, ठीक है। तो पहला कथन क्या है? सही है। ओंकारेश्वर
मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। यह सतमाला पहाड़ियों में नहीं बल्कि विंध्य पर्वत श्रेणी में स्थित है, इसलिए यह युग्म गलत है। सतमाला पहाड़ियां महाराष्ट्र में है। पुष्कर राजस्थान में अजमेर के पास स्थित है। यह महादेव पहाड़ियों में नहीं बल्कि अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है, इसीलिए युग्म क्या है, गलत है। महादेव पहाड़ियां मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है। फिर गोलन हाइट्स के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के कारण संदर्भ में यदा कदा समाचारों में रहता है? तो 2015 के आसपास था वो, हमेशा ये रहने वाला है। तो गोलन हाइट्स, ठीक है, ये पड़ता है मध्य पूर्व, मिडिल ईस्ट के भाग में। ठीक है, इस पे दो देश अपना कब्जा मानते हैं, यही विवाद है। गोलन हाइट्स एक पठारी क्षेत्र है जो मध्य पूर्व में स्थित है। यह क्षेत्र इजराइल और सीरिया के बीच विवादित है। इजराइल 1967 के 6 दिवसीय युद्ध में इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था और 1981 में इस पर अपना अधिकार कर लिया था। सीरिया इस दावे को मान्यता नहीं देता है। ठीक है, मतलब कि उसके कब्जे को मानता नहीं है और गोलन हाइट्स को अपना क्षेत्र मानता है। इस क्षेत्र में समय समय पर संघर्ष होते रहते हैं, इसलिए अक्सर समाचारों में आता है। तो ये क्वेश्चन तो हमने सेट कर लिया, लेकिन एक चीज है, ये देखना महत्वपूर्ण है कि 2015-14 के क्वेश्चन है और अभी चल रहा है 2024-25। ठीक है, तो 10 साल की बात है, तो बीच में हो सकता है ये मामला सुलझ गया हो, तो देख लीजिएगा। ठीक है, हम भी देख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। फिलहाल तो हमने देखा नहीं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मध्यकालीन भारतीय या वर्तमान क्षेत्र राज्य। तो चंपक कहाँ पड़ता है? चंपक जो है बिहार के भागलपुर में पड़ता है, मध्य भारत में नहीं पड़ता है। फिर है दुर्गढ़ जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ये कथन सही है। कुलुत जो है ये कहीं से कोई घाटी है, ये ध्यान में नहीं है, तो ये मालाबार पठार में बोल सकते हैं, मालाबार वाले भाग में नहीं पड़ता है। कुल्लू घाटी करते हैं ना, शायद वही होगा। ठीक है, कुल्लू घाटी में ही ये पड़ता है। तो दुर्गा तो जम्मू कश्मीर में है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल 2। चंपा या चंपावती प्राचीन भारत में एक महत्वपूर्ण शहर था जो वर्तमान बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित है। ठीक है, यह मध्य भारत में नहीं था। दुर्गढ़ जम्मू क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन राज्य था। कुल्लू क्या है, कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू क्षेत्र में स्थित है, ना कि मलाबार में। मलाबार दक्षिण भारत केरल राज्य का तटीय क्षेत्र है। ठीक है, एक छोर से दूसरे छोर की बात हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित नदियों पर विचार कीजिए। वंशधारा, इंद्रावती, पर्णहिता, पेन्नार। उपयुक्त में कौन सी गोदावरी की सहायक नदियां हैं? इसके लिए आंसर ये रखा गया है, केवल 2 और 3। इंद्रावती और प्रणहिता नदी ही क्या है, गोदावरी की सहायक नदियां हैं। तो इसको आप बाह्य क्षेत्र को आप डिटेल से पढ़िएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। वसुंधरा क्या है, ये नदी उड़ीसा और आंध्र प्रदेश राज्यों में बहती है, लेकिन ये गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। फिर है इंद्रावती, यह गोदावरी नदी की महत्वपूर्ण सहायक नदी है। फिर है प्राणहिता या प्रणहिता, यह भी गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदी है। पेनार की बात किया जाए तो यह नदी कर्नाटक और आंध्र प्रदेश राज्यों में बहती है, लेकिन यह गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। तो यहाँ पे इंद्रावती और प्राणहिता गोदावरी की सहायक नदियां हो गई। भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किस एक मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? तो ये क्या होगा, ऑप्शन डी। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो क्या बोल रहा है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में किस में मैंग्रोव वन भी पाए जा सकते हैं, सदापर्णी सदाबहार वन जिसको बोल सकते हैं, और पर्णपाती वन। तो ये तीनों का संयोजन है, अलग अलग क्षेत्रों में पाया जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन, पर्णपाती वन का संयोजन पाया जाता है। इन द्वीपों की भौगोलिक स्थिति और जलवायु विविधता के कारण यहाँ विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती है। मैंग्रोव वन तटीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, खारे पानी के प्रति अनुकूलित होते हैं। फिर सदापर्णी वन तो उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और इनकी पत्तियां वर्ष भर हरी भरी रहती है। फिर पर्णपाती वन, ये वन शुष्क मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। फिर है ये तो हो गया सारे वन की बात। और भी ऑप्शन है,
कि उत्तर तटीय आंध्र प्रदेश में ये तीनों पाया जाता है कि नहीं। तो यहाँ मुख्य रूप से सिर्फ पर्णपाती वन पाए जाते हैं। मैंग्रोव वन भी कुछ हिस्से में पाए जाते हैं, लेकिन सदापर्णी वनों का संयोजन सही नहीं है। दक्षिण पश्चिम बंगाल की बात किया जाए तो सुंदरवन डेल्टा में मैंग्रोव वनों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ सदापर्णी वनों का संयोजन नहीं है। फिर दक्षिणी सौराष्ट्र, यह क्षेत्र शुष्क जलवायु वाला है और यहाँ मुख्य रूप से कटीले वन और झाड़ियाँ पाई जाती हैं। फिर निम्नलिखित नेशनल पार्कों में से किस एक की जलवायु उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण, अच्छा किस नेशनल पार्क जलवायु की दशा की बात किया जा रहा है कि जलवायु जो है उष्णकटिबंधीय से उपोष्ण में जाता है और शीतोष्ण और आर्कटिक तक परिवर्तित होता है। मतलब यहाँ का जो जलवायु का परिवर्तन यदि कहें तो उष्णकटिबंधीय भी है, फिर वो उपोष्ण होता है, शीत और उष्ण भी है और आर्कटिक तक परिवर्तित होता है। तो आर्कटिक के लेवल का जो कर सकते हैं जलवायु हो सकता है। तो ये आंसर है नामदफा नेशनल पार्क, ऑप्शन डी। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। यह राष्ट्रीय उद्यान अपनी ऊंचाई में भिन्नता के कारण अद्वितीय है। इसकी ऊंचाई 200 मीटर से लेकर 4570 मीटर तक है, जिसके कारण यहाँ उष्णकटिबंधीय से लेकर उपोष्ण, शीतोष्ण और आर्कटिक जलवायु तक के वनस्पति और जीव पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पूरे वर्ष 30 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री साउथ अक्षांशों के बीच बहने वाली हवाएं पछुआ हवाएं या वेस्टर्लीज कहलाती है। तो ध्यान देना है कि पछुआ हवाओं का जो बहने का दायरा है वो 30 डिग्री नॉर्थ से क्या बोलेंगे 60 डिग्री नॉर्थ, और उसी तरह से अगले यानी कि फिर साउथ में यदि जाते हैं तो 30 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ तक। लेकिन ये दोनों को मिला के जो किया है उसके कारण ये गलत हो रहा है। ठीक है, ये रेंज गलत हो जा रहा है। फिर भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में ठीक है शीतकालीन वर्षा लाने वाली आर्द्र वायु संहतियां मॉइस्चर एयर मासेज पछुआ हवाओं के भाग है। तो ये सही है। ठीक है, शीतकालीन वर्षा लाने का काम पछुआ पवन जिसको बोलते हैं वो करता है। केवल 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। करैया कथन गलत है, यही ध्यान देना है। उत्तरी गोलार्ध में ये जो पछुआ पवन है इतना के बीच में और दक्षिणी गोलार्ध में इतना के बीच में। ठीक है, भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में शीतकालीन वर्षा यानी पश्चिमी विक्षोभ के कारण पछुआ हवाओं के कारण होती है। यह हवाएं भूमध्य सागर से नमी लाती है और हिमालय से टकराकर वर्षा कराती है। फिर भारत के एक विशेष क्षेत्र में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का अनुवर्धन कर इन्हें जलधारा के आर पर सुदृढ़ पुलों में रूपांतरित कर देते हैं। जैसे जैसे समय गुजरता है ये पुल और अधिक मजबूत होते जाते हैं। ये अनोखे जीवित जड़ पुल कहाँ पाए जाते हैं? मतलब कि कोई ऐसा पौधा है, कह सकते हैं वो लंबा लंबा तक उसका जड़ जाता होगा। ठीक है, और उससे पुल का निर्माण कर दिया जाता है और समय के साथ यह और मजबूत होता जाता है। तो ये मेघालय में है। फिर मेघालय में स्थानीय लोग जीवित वृक्षों की जड़ों का उपयोग करके पुल बनाते हैं। ये जीवित जड़ पुल मेघालय की खासी और जयंतिया पहाड़ियों में पाए जाते हैं। फिर इन पुलों को मेघालय में बनाने के लिए रबड़ के पेड़ों की जड़ों को निर्देशित किया जाता है। डायरेक्शन उसको दिया जाता है जिस तरफ उसका पुल बनाना है, ताकि वे नदियां और झरनों को पार कर सकें। समय के साथ जड़ें आपस में मिल जाती है और मजबूत हो जाती है, जिससे एक मजबूत और टिकाऊ पुल बनता है। ये पुल मेघालय और पारिस्थितिक विरासत का हिस्सा है। महासागर और समुद्र में ज्वार भाटाएं किसके किनके कारण होता है? ये होते हैं, ये तो तीनों कारण हो सकते हैं। सूर्य का गुरुत्वीय बल, ठीक है, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल, ये तीनों काम करता है। ठीक है, सूर्य का गुरुत्वीय बल, सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल ज्वार भाटाओं को प्रभावित करता है। हालांकि इसका प्रभाव चंद्रमा की तुलना में कम होता है, क्योंकि ये पृथ्वी से बहुत दूर हो जाएगा। सूर्य पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बलों के रेखन से उच्च ज्वार आते हैं, जबकि समकोण पर होने से निम्न ज्वार आते हैं।
फिर चंद्रमा का गुरुत्वीय बल। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल ज्वार भाटाओं का एक प्रमुख। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी पर समुद्र के पानी को अपनी ओर खींचता है, जिससे चंद्रमा की ओर वाले भाग में उच्च ज्वार आता है। फिर पृथ्वी का अपकेंद्रीय बल। पृथ्वी की घूमने के कारण एक अपकेंद्रीय बल उत्पन्न होता है, जो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत दिशा में कार्य करता है। यह तीनों कारक, सूर्य का गुरुत्वीय बल, चंद्रमा का गुरुत्वीय बल और पृथ्वी का केंद्रीय बल, महासागरों और समुद्रों में ज्वार भाटाएं उत्पन्न करने में योगदान करते हैं। फिर निम्नलिखित में से किन कार्यकलापों में भारतीय दूर संवेदक IRS उपग्रहों का प्रयोग किया जाता है? तो फसल की उपज का आकलन, ठीक है, तो इसमें होता है दूर संवेदन उपग्रह। फिर भौम जल, ग्राउंड वाटर संसाधनों स्थान निर्धारण, तो ये होता है। फिर खनिज का अन्वेषण करने में, तो इसमें भी होता है। दूरसंचार में मुख्य रूप से नहीं होता है, और यातायात के अध्ययन करने के लिए भी मुख्य रूप से नहीं होता है। यहाँ पे आंसर क्या होगा? 1, 2 और 3। तो भारतीय दूर संवेदन उपग्रह मुख्य रूप से पृथ्वी के अवलोकन और प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए डिजाइन किए गए हैं। ठीक है, फसल के उपज का आकलन करता है। तो IRS तो हमने देखा उपग्रहों द्वारा प्राप्त डेटा का उपयोग विभिन्न फसलों और क्षेत्र स्वास्थ्य और विकास की निगरानी के लिए किया जाता है, जिससे फसल के उपज का आकलन करने में मदद मिलती है। फिर है भौम जल, ग्राउंड वाटर संसाधनों का स्थान निर्धारण। IRS उपग्रहों के डेटा का उपयोग भूजल की उपलब्धता, जलवृद्धों की पहचान और भूजल स्तर की निगरानी के लिए किया जाता है। खनिज का अन्वेषण, IRS उपग्रहों द्वारा प्राप्त स्पेक्ट्रल डेटा का उपयोग विभिन्न खनिज पहचान और उनके संभावित भंडारों को पता लगाने के लिए किया जाता है। दूरसंचार की बात किया जाए तो दूरसंचार के लिए मुख्य रूप से संचार उपग्रहों का उपयोग किया जाता है, न कि दूर संवेदन उपग्रहों का। फिर यातायात अध्ययन, यातायात अध्ययन के लिए आमतौर पर समर्पित यातायात निगरानी कैमरों और सेंसरों का उपयोग किया जाता है। हालांकि IRS उपग्रहों का उपयोग शहरी नियोजन और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए किया जा सकता है, लेकिन सीधे तौर पर यातायात अध्ययन के लिए नहीं। इसलिए IRS उपग्रहों का मुख्य रूप से उपयोग भूजल संसाधनों का स्थान निर्धारण और खनिज अन्वेषण जैसे कार्य किया जाता है। आगे निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए। अरुणाचल प्रदेश, उपयुक्त राज्यों में से किनमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन होते हैं? तो ये अरुणाचल प्रदेश में और मिजोरम में क्या है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन पाए जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में नहीं। तो होगा 1 और 3। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन, इन वनों को गर्म और आर्द्र जलवायु, भारी वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक और कोई विशिष्ट शुष्क मौसम की विशेषता होती है। वे घने बहुस्तरीय होते हैं, जिनमें पेड़ों की विभिन्न प्रजातियां होती है, जो वर्ष भर हरी भरी रहती है। फिर अरुणाचल प्रदेश राज्य के कुछ हिस्से उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वनों का अनुभव करते हैं, विशेष रूप से निचले ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जो भारी वर्षा प्राप्त करते हैं। फिर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की जलवायु मुख्य रूप से समशीतोष्ण और अल्पाइन है। इसमें उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन नहीं है। यहाँ के वन ज्यादातर शंकुधारी हैं या शीतोष्ण वनों के हैं। मिजोरम, इस राज्य में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन है, खासकर इसके कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में। राज्य में भारी वर्षा होती है, जो इन वनों के विकास के लिए अनुकूल है। इसलिए सही उत्तर केवल 1 और 3 है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदापर्णी वन है। दक्षिण पश्चिमी एशिया का निम्नलिखित में कौन सा एक देश भूमध्य सागर तक फैला नहीं है? यहाँ पे सीरिया, लेबनान और इजराइल के बारे में बताया जा रहा है कि दक्षिण पश्चिम एशिया का ये जो देश है ये भूमध्य सागर तक फैला हुआ, लेकिन जॉर्डन नहीं है। एक तरह से जॉर्डन क्या है? भूमध्य देश है, भूमिबद्ध है, मतलब जिसका समुद्री तट ना हो। कोरिया अफ्रीका, एशिया और यूरोप से घिरा एक समुद्र है।
कौन? भूमध्य सागर, जो अफ्रीका, एशिया और यूरोप से घिरा हुआ है। सीरिया की बात किया जाए तो यह देश भूमध्य सागर के पूर्वी किनारे पर स्थित है और इसकी एक अच्छी खासी तट रेखा भी है। जॉर्डन की बात है तो जॉर्डन भूमध्य सागर तक नहीं पहुंचता है। यह देश पूरी तरह से भूमि से घिरा हुआ है, हालांकि अकाबा की खाड़ी के माध्यम से इसकी लाल सागर तक पहुंच है। लेबनान, लेबनान की भूमध्य सागर के साथ एक लंबी तट रेखा है। फिर इजराइल की बात किया जाए तो इजराइल भी भूमध्य सागर के पूर्वी और इसकी तट रेखा है, इसलिए सही उत्तर है जॉर्डन, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा देश है जिसका उल्लेख किया गया है जिसकी भूमध्य सागर तक कोई। तो भारत में निम्नलिखित में से किस एक वन प्रारूप में सागौन का प्रभावी वृक्ष स्थित है? तो सागौन इसमें से किस वन का भाग है? तो ये होना चाहिए ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन। तो सागौन जो है या जिसको टीक बोलते हैं, सागौन एक मूल्यवान दृढ़ लकड़ी यानी कि ठोस या कठोर लकड़ी का पेड़ है जो अपनी ताकत, टिकाऊपन और जल प्रतिरोध के लिए जाना जाता है। और यह भारत के लिए स्वदेशी है और आमतौर पर उपयोग किया जाता है नाव बनाने और निर्माण में। फिर उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन, ये वन क्षेत्र में पाए जाते हैं जो मध्यम मौसमी वर्षा का अनुभव करते हैं, लगभग 100 से 200 सेंटीमीटर प्रति वर्ष, स्पष्ट शुष्क मौसम के साथ। सागौन एक प्रमुख पेड़ की प्रजाति है। इन वनों में साग, शीशम और आंवला जैसे अन्य पेड़ों के साथ पर्णपाती प्रकृति का तात्पर्य है कि पेड़ शुष्क मौसम के पानी को संरक्षित करने के लिए अपने पत्ते बहा देते, मतलब गिरा देते हैं। ठीक, पर्णपाती पत्ते का गिर जाना। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन उच्च वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक वाले गर्म और आर्द्र क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सागौन वर्षा वनों में इतनी प्रचुर नहीं। ये वन विभिन्न प्रकार के पेड़ की प्रजातियों की विशेषता रखते हैं, जिनमें महोगनी, आउनस और रोजवुड शामिल है। फिर एक उष्णकटिबंधीय कटीली झाड़ी वन की बात किया जाए तो ये वन शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कम वर्षा मतलब 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होता हो तो वहां पे उष्णकटिबंधीय झाड़ी वन पाया जाएगा। सागौन इन वनों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, इन वनों में बबूल, खजूर और कैक्टस जैसे कांटेदार झाड़ियां और पेड़ होते हैं। घास स्थल युक्त शीतोष्ण वन, घास स्थल युक्त शीतोष्ण वन मध्यम तापमान और वर्षा वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इन वनों में मुख्य रूप से घास और कुछ बिखरे हुए पेड़ होते हैं। सागौन इन वनों में नहीं पाया जाता है, इसलिए उष्णकटिबंधीय आर्द्रपर्णपाती वन सबसे उपयुक्त जहाँ सागौन एक प्रभावी पेड़ रखा जाता है। तो आज का लास्ट क्वेश्चन, हर दिन कमोबेश एक सा ही होता है। सुबह समुद्री मंद पवन के साथ साफ हवा जुड़ी होती है। जैसे जैसे सूर्य आकाश में ऊपर चढ़ता जाता है, गर्मी बढ़ती जाती है, घने बादल बनने लगते हैं और फिर बादलों की गरज और बिजली की चमक के साथ वर्षा होने लगती है, लेकिन वर्षा शीघ्र ही समाप्त हो जाती है। उपयुक्त उदाहरण में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसका वर्णन किया गया है? तो ये कंडीशन किसमें? तो ये विषुवतीय जलवायु क्षेत्र में पैदा होता है। विषुवतीय जलवायु क्षेत्रों में उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता होती है। ठीक है, तापमान भी उच्च है और ह्यूमिडिटी भी उच्च है, जो वर्ष भर अपेक्षाकृत स्थिर रहती है। उनमें अक्सर संवहनी वर्षा का एक दैनिक पैटर्न होता है। सूर्य की गर्मी सतह से नमी को वाष्पित कर देती है, बारहवीं गरज के साथ बारिश होती है। वर्षा आमतौर पर तेज होती है लेकिन जल्दी से समाप्त। इन विशेषताओं का अच्छी तरह से वर्णन करते हैं। सवाना में एक विशिष्ट शुष्क मौसम और एक गीला मौसम होता है, जबकि वे बारिश का अनुभव कर सकते हैं, लेकिन यह हर दिन एक पूर्वानुमान पैटर्न में नहीं। मानसून की बात है तो मानसून क्षेत्र विशिष्ट मौसमी बदलावों का अनुभव करते हैं बारिश के मौसम के साथ, लेकिन दैनिक पैटर्न उदाहरण वर्णन से अलग है। फिर भूमध्य सागरीय, तो भूमध्य सागरीय जलवायु में गर्म, शुष्क, गर्मी और ठंडी, गीली सर्दी होती क्या? अच्छा, भूमध्य सागरीय जलवायु में गर्म, शुष्क, गर्म यानी कि गर्मी होता है गर्म और शुष्क,
ठंडी और गीली सर्दी, मतलब ये ठंडी तो होगा साथ में उसमें आर्द्रता भी होता है, तो सर्दी होती है भूमध्य सागरीय क्षेत्रीय जलवायु में, जो उद्धरण में वर्णित से काफी अलग है। तो इसका उत्तर क्या है? विषुवतीय, क्योंकि उद्धरण क्षेत्र के दैनिक मौसम पैटर्न का सटीक रूप से वर्णन करता है। इस प्रकार से हमने देख लिया आज का 20 प्रीवियस क्वेश्चन। तो मिलते हैं कल साइंस के 20 क्वेश्चन के साथ, जिसमें 10 करंट अफेयर से रिलेटेड रहेगा और 10 क्या रहेगा? प्रीवियस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए।